We are live now. Yes. आज तमाम तमाम लोगों को गुड मॉर्निंग। आज तमाम लोगों का आज के प्रोग्राम में खैर मकदम करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। हम ये जानते हैं कि ट्रांसलेशन या तर्जुमा निगारी जिसको कहते हैं, तर्जुमा निगारी एक बहुत मुश्किल फन है जिसमें अच्छे अच्छे लोगों के आईने चटक जाते हैं, इसलिए कि तर्जुमा या कोई भी जबान वो सिर्फ लैंग्वेज या जबान नहीं बल्कि एक तहजीब और कल्चर का तर्जुमा हम करते हैं, एक जबान से दूसरी जबानों में, एक कल्चर का दूसरी कल्चर में। इस वजह से जब भी कोई तर्जुमा निगार या कोई ट्रांसलेटर जब कोई ट्रांसलेट करता है एक जबान से दूसरी जबान को, तो सिर्फ कुछ अल्फाज का या कुछ वर्ड्स का दूसरी जबान में दूसरी जबान में सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करता है, बल्कि उन तहजीबों को, उनके छोटे छोटे नुक्ते को, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को, उस जबान के छोटे छोटे वर्ड्स को, या उसमें रहने वाले बहुत सारे या उन मान्यताओं का भी तर्जुमा हम करते हैं। इसलिए ये बहुत अहम है आज के इस प्रोग्राम में बहुत ही मोतबर और बहुत नामवर शख्सियत प्रोफेसर विमलेश कांति वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनका तहे दिल से खैर मकदम और वेलकम कहते हैं। प्रोफेसर विमलेश कांति वर्मा जी का तारुफ ऐसा ही है जैसे कोई शख्स या कोई तालिबे इल्माना हरकत करे और सूरज को रोशनी या दिया दिखाने की कोशिश करे। आप बेहतरीन उस्ताज, ज़बान बयान के जानकार, लिंग्विस्टिक के बारीकियों से वाकिफ और बहुत खूबसूरत ऑडिटर भी, जैसे मैंने कल भी सुना, इनकी बातें कल भी सुनी, कल भी हमारे प्रोग्राम में जुड़े रहे और आज शुरू से हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। हम उनका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। उसके अलावा आज के हमारे इस प्रोग्राम में जो लोग शामिल हैं उनमें बहुत सारे लोग हैं जिनको आज के इस प्रोग्राम में अपने पेपर्स प्रेजेंट करने हैं, पढ़ने हैं। मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम का आगाज करते हुए आवाज देना चाहता हूं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ये विनीता कुमारी मैम जी और डॉक्टर मंजू पुरी हैं, चंदना शर्मा हैं। ये 3 लोग हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले व्यवहारिक अनुवाद की चुनौतियों से, और इसके लिए मैं आवाज देना चाहूंगा डॉक्टर चंदना शर्मा जी को। ये सहायक प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग, प्रगज्योति कॉलेज गुवाहाटी, असम से हैं। ये हम ये जानते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ये मल्टीलिंगुअल देश है। इस वजह से इस प्रोग्राम के, इस सेमिनार के ऑर्गेनाइज करने का एक ये भी मकसद है कि हम एक भाषाओं के जाल में रहते हैं, तो उनकी गुत्थियों को थोड़े थोड़े या कुछ कुछ सुलझाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो वही समझने की कोशिश हम कर रहे हैं डॉक्टर चंदना शर्मा से, जो व्यवहारिक अनुवाद की चुनौतियों पर अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे। डॉक्टर चंदना शर्मा। धन्यवाद सर। मैं अपनी विषय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा विषय है व्यवहारिक अनुवाद की चुनौतियाँ।
अनुवाद का संबंध संस्कृत में वद धातु से है। वद में अनु उपसर्ग जोड़कर बना है अनुवाद। इसका अर्थ है किसी कही हुई बात को बाद में कहना। अनुवाद शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में संस्कृत भाषा में उसी अर्थ में प्रयोग नहीं होता था जिस अर्थ में आजकल हिंदी में हो रहा है। संस्कृत में इसका अर्थ था बोलचाल की भाषा में कहीं भी टीका है उस पर टीका या उसको व्याख्या कहते हैं। जहां जहां भावानुवाद भाषांतर के रूप में हुआ करते थे वे सब अनुवाद के अभिप्राय के निकट थे। हिंदी में अनुवाद शब्द का अर्थ है एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में कहना। अगर इसकी परिभाषा पर विचार करें तो ऐसे कह सकते हैं स्रोत भाषा में प्रस्तुत रचना और लक्ष्य भाषा में प्रस्तावित रचना के मध्य निकटतम सहज समतुल्यता की स्थापना ही अनुवाद है। अर्थात अनुवाद के संदर्भ में भाषांतर की बात करते समय हमारा अभिप्राय मूल भाव विचार को दूसरी लक्ष्य भाषा में उसके स्वभाव अर्थ और प्रकृति के अनुसार अंतरित करना है, ना कि लिप्यान्तरण। इसके साथ ही अनुवाद का अभिप्राय है स्रोत भाषा में कही गई बात को किसी भी प्रकार में के परिवर्तन या घटाए बढ़ाए बिना लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करना। इसे अनुवाद की शब्दावली में समतुल्यता कहते हैं। यही समतुल्यता अनुवाद का प्राणतत्व है। समतुल्यता का भाव अर्थ अथवा कथ्य में तो होनी ही चाहिए, भाषा एवं शैली में भी इसका सर्वथा निर्वाह होना अपेक्षित है। इसके महत्व पर अगर बात करें तो हम अपनी सोच व अनुभव की किसी बात को अपने दोनों भाषाओं में से किसी एक में सहज और प्रामाणिक तौर पर अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जब एक भाषा में अभिव्यक्ति अपनी बात को दूसरी भाषा में अनुवाद के रूप में हम प्रस्तुत करना चाहते हैं तब हम अपने को कुछ सीमाओं से घिरे हुए पाते हैं। एक भाषा में उपलब्ध वाक्यों के क्रम में उलट अनुवाद के नियम में गलत माना जाता है। अनुवाद में न किसी शब्द न वाक्य पर टिप्पणी करने की स्वतंत्रता होती है और न उनके संबंध में संपादना कर्म का समावेश है। लेकिन दो विभिन्न भाषाओं के चारित्रिक अथवा सांस्कृतिक भेद के कारण अभिव्यक्ति के स्तर पर एक ऐसी दरार कायम हो जाती है जो अनुवाद के लिए एक बड़ी बाधा भी होती है और एक चुनौती भी। अनुवाद कार्य अपनी पूरी प्रक्रिया में विज्ञान भी है और कला भी, शिल्प भी। हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं होनी चाहिए कि अनुवाद कार्य की बृहत्तर आवश्यकता द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास महसूस की गई। जब दुनिया भर के लोगों में संपर्क सूत्र का विस्तार हुआ, विभिन्न राष्ट्रों के बीच राजनीतिक आर्थिक समीकरण बनने लगा, व्यापारिक संबंध बने, सांस्कृतिक आदान प्रदान होना आवश्यक हो गया। इन्हीं आपदाओं के बीच अनुवाद कार्य की दक्षता और गंभीरता महत्वपूर्ण हो उठी। भारत में अनुवाद की उपयोगिता पर अगर बात करें तो भारत जैसे बहुभाषी देश में अनुवाद एक नैसर्गिक जरूरत है। इसके लिए कोई भी शासकीय प्रशासकीय तुमार बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन असली सवाल यह है कि अनुवाद किस भाषा में किया जाए। अगर हमारी भाषाएं कुछ विदेशी शब्दों को जो का त्यों अपनाना चाहे तो कोई हर्ज तो नहीं है। हिंदी को राजभाषा के लिए भारत के हर एक सरकारी गैर सरकारी दफ्तरों में अंग्रेजी समेत अन्य भाषाओं की अभिलेखों में था। इसमें अनुवाद होना आवश्यक है। लेकिन इससे अलग भी नजर डाले तो कई बातें हमारे सामने आती है। अनुवाद की प्रक्रिया एवं समस्या पर अगर हम लोग बात करें तो सामान्य रूप से शैली प्रधान साहित्य और सूचना प्रधान साहित्य में अनुवाद की दृष्टि से अंतर होता है। उसी तरह मशीनी अनुवाद मानवकृत अनुवाद में अंतर होता है। इस शोध पत्र में केवल मैंने मशीनी अनुवाद एवं साहित्यिक अनुवाद की समस्या पर ही विचार किए हैं। मशीनी अनुवाद की अगर समस्या पर बात करें तो विभिन्न देशों में विकसित कंप्यूटर अनुवाद सिस्टम एक सीमा तक ही सफल सिद्ध हुए हैं। कारण भरसक प्रयासों के बावजूद मशीनी अनुवाद मनुष्य का स्थान नहीं ले सकते। पश्चिमी देशों में जहां कंप्यूटर अनुवाद के क्षेत्र में काफी प्रगति की है, वहां वे मशीन द्वारा की जा सकने वाली भूलों के प्रति काफी सतर्क है।
मानकीकरण के पर्याप्त प्रयासों के बावजूद कंप्यूटर अनुमान में काफी गलतियां करता है। कभी कभी तो अनुवाद अनर्गल भी हो जाता है। यही कारण है कि पश्च संपादन अनिवार्य माना जाता है। अतः अनुवाद में निहित सृजनात्मकता अथवा पुनः सृजन की प्रक्रिया में कोई मशीन मानवीय मस्तिष्क का स्थान नहीं ले सकती। संस्कृति और संवेदना के पक्ष भी मशीन से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। साहित्य के अनुवाद को ही ले तो बिंब, प्रतीक, मिथक आदि को समझने के लिए मानव मस्तिष्क की ही जरूरत होगी। अगर साहित्यिक कृतियों के अनुवाद की समस्या पर बात करें तो साहित्य को विशेष रूप में देखने पर हम किसी भाषा में रचित किसी भी विधा की कृति को साहित्य से अलग नहीं कर सकते। यदि साहित्य के पूरे कलेवर में उसके अवशेषों की पहचान करें तो उसके सृजनात्मकता पक्ष में काव्य, उपन्यास, नाटक, निबंध, प्रबंध आदि आते हैं। इसके अंतर साहित्य के संग उतने ही विषय है जितने विषय मनुष्य के विविध औपचारिक जीवन, व्यवहारों तथा उसके बौद्धिक ज्ञान विज्ञान की वैचारिक विश्लेषण से जुड़े हैं। जीवन के स्थूल रूप में व्यवहार के भाव, आचरण, नैतिक अनैतिक कर्म की क्रिया संपूर्ण रूप में विवेचन ही साहित्य का विषय है, जो उसकी सृजनात्मकता के द्वारा गद्य पद्य रूप में रचित कृतियों में स्थित होता है। अगर इसकी समस्याओं पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं अर्थ संप्रेषण। अनुवाद का एकमात्र लक्ष्य अर्थ संप्रेषण ही होता है। स्रोत भाषा का अर्थ अपनी यथार्थ भावों में लक्ष्य भाषा में उतरने का काम अनुवाद की कुशलता का परिचायक है। शाब्दिक भावों की गहराई की पूर्ति केवल कौशल से ही की जा सकती है। इसी कारण अर्थ का अंतरण करते समय शब्दानुवाद करना है अथवा भावानुवाद, यह समस्या अनुवादकों के सामने हमेशा रही है। यह कठिनाई प्रत्येक भाषा की भिन्न अर्थ संरचना के कारण उत्पन्न होती है। शब्दानुवाद के प्रमुख रूप से 3 दोष बताए जा सकते हैं। शब्दानुवाद के अर्थ का अनर्थ हो जाना, ये एक समस्या है। दूसरा है इसके कारण कि अनुवाद में दुरूहता आ जाती है। तीसरा है शब्दानुवाद से ऐसे शब्द बनते हैं जो भाषा की प्रकृति के विपरीत होते हैं। भावानुवाद में भावों के विचार एवं अर्थ प्रतिबिंबित किए जाते हैं। आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक शब्द में भावानुवाद आवश्यक हो जाता है। जब शब्दों का अर्थ में प्रयुक्त हो जाना उसका पुरुषार्थ मात्र रह जाता है। शब्द के परिवर्तन और बलाघात, स्वराघात आदि के कारणों में अर्थ में अंतर आ जाता है। अन्य शब्द के सहयोग से शब्द का अभिधेयार्थ बिल्कुल नष्ट हो जाता है और उसमें गहरा अर्थ संगुम्फित हो जाता है। अतः अनुवादकों को भावानुवाद के साथ जहां संभव हो शब्दानुवाद का भी साथ लेकर चलना पड़ता है। अगर सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन पर बात करें तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप एक ही शब्द समाज के विभिन्न वर्गों, समुदायों एवं ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में पढ़कर भिन्न भिन्न अर्थ के द्योतक बन जाता है। अनुवाद के लिए यह एक जटिल समस्या है। जैसे संस्कृत में वर अर्थात श्रेष्ठ और हिंदी में वर अर्थात दूल्हा और असमिया में वर का अर्थ होता है बरा, या हम इसको अग्रज भी कह सकते हैं। अनुवाद को भाषा ज्ञान के साथ साथ दोनों ही संस्कृति का ज्ञान होना भी आवश्यक है। अनुवाद सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों के अंतरण में अर्थ की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। मानव जिस प्रकार किसी न किसी सभ्यता संस्कृति को लेकर चलता है, उसी प्रकार उसकी भाषा भी किसी न किसी सभ्यता संस्कृति के परिवेश में प्रवाहमान है। प्रत्येक भाषा का एक विशिष्ट सांस्कृतिक परिवेश होता है, जिसके निर्माण में उस भाषा के बोलने वालों की ऐतिहासिक, तत्वशास्त्रीय, सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों का हाथ रहता है। प्रत्येक भाषा में ऐसे अनेक सामाजिक सांस्कृतिक शब्द होते हैं जिनके पीछे एक सुदीर्घ ऐतिहासिक परंपरा, एक
उसके साथ संबद्ध होती है। इसमें एक और समस्या देखी जाती है, वो है लिंग की समस्या। अनुवादकों को कभी भी लिंग से संबंधित समस्याओं का भी उसको सामना करना पड़ता है। जैसे एक ही शब्द एक भाषा में पुल्लिंग होती है तो दूसरी भाषा में वो स्त्रीलिंग भी हो सकती है। जैसे हिंदी की अगर चाय स्त्रीलिंग है तो मराठी में चाय जो है वो पुल्लिंग हो जाता है। अतः अनुवादक को इससे सावधान होना जरूरी है। एक और समस्या आती है, वो है लोकोक्ति तथा मुहावरों के अनुवाद। मुहावरों और लोकोक्ति में निहित मर्म का ज्ञान प्रत्येक भाषा के लाक्षणिक प्रयोगों के रूप में कुछ मुहावरों और जीवन के किसी सत्य को सजीव रूप देने की लोकोक्तियों की रचना तथा उनका प्रचलन हो जाता है। सर्वप्रथम तो लोकोक्तियों तथा मुहावरों का अंतर समझना अनुवाद के लिए बहुत जरूरी शर्त है। लोकोक्ति में पूर्णतः सत्य या विचार की पूरी अभिव्यक्ति होती है, वो दूसरे वाक्य के अंश में नहीं बनती, अपितु एक स्वतंत्र वाक्य होती। मुहावरा स्वतंत्र वाक्य नहीं होता, वो किसी वाक्य में रखे जाने के कारण सहारा खोजता है। लोकोक्ति और मुहावरे को स्रोत भाषा में लक्ष्य भाषा में अंतरित करते समय अनुवादक का प्रयास होता है मूल शब्द की समानार्थकों की दोनों भाषाओं में खोज करना, यानी दोनों भाषाओं में समानार्थी शब्द होना चाहिए, तभी उसका अनुवाद सही बनता है। अगर इसमें एक उदाहरण मैं लेना चाहूंगी, जैसे हिंदी में पुत्र को, बेटे को जो है बुढ़ापे की लकड़ी कहा जाता है। इसके अंग्रेजी में अगर अनुवाद स्टिक ऑफ ओल्ड एज, ये कभी जो है उचित अनुवाद नहीं हो सकता, या इसका अर्थ भी वो सूचित नहीं कर पाएगा। इसी तरह भारत की भाषाओं में एक जो है ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचे, कहावत का समानार्थी भारतीय भाषाओं में दूसरी भाषाओं में समानार्थी इसका मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे लोकोक्ति तथा मुहावरों के अनुवाद के लिए लक्ष्य भाषा में प्रयुक्त लोकोक्तियों तथा मुहावरों की खोज करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही अलंकार, शैली, क्रियारूप इत्यादि संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यवहारिक अनुवाद के लिए मूल कारक है अभ्यास। कहा जाता है कि अनुवाद को पूर्वाग्रह रहित होना आवश्यक है। अनुवाद के लिए सब भाषा एवं लक्ष्य भाषा दोनों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य है। परंतु अनुवाद शास्त्री इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि दोनों भाषाओं के ज्ञान मात्र से ही बात नहीं बनती है। अनुवाद कार्य के पठित नेता के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि अनुवादकों को केवल उन भाषाओं, दोनों भाषाओं के जिनमें से एक से दूसरे में अनुवाद करना है, अच्छा ज्ञान होना अनिवार्य नहीं, बल्कि उस विषय पर अच्छा अधिकार भी होना आवश्यक है। सफल अनुवाद के लिए शब्दों की प्रवृत्ति और उनके परिवेश सूक्ष्मता और यथार्थ जानकारी का ज्ञान होना भी आवश्यक है। इंटरेस्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ वर्ष पहले तक अनुवाद कार्य को हीन अथवा दूसरे दर्जे का कार्य माना जाता था, किंतु आज यह धारणा समाप्त हो चुकी है। जिस प्रकार मूल कार्य किसी न किसी सृजनात्मकता से जुड़ता है, उसी प्रकार अनुवाद के द्वारा उसी मूल सृजनात्मकता को प्रतिस्थापित करना पड़ता है। अभ्यास के द्वारा ही अच्छा अनुवाद किया जा सकता है। अनुवाद के जरिए ही हम अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध और राजनीतिक विषय को सुनिश्चित कर पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अभी हमने जो भाषा की ट्रांसलेशन के जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसके बारे में हम लोगों ने सुना। अगला नाम है हमारे पास डॉक्टर विनीता कुमारी का। ये नाट्य अनुवाद पर अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे। नाट्य अनुवाद के संदर्भ में राजा लक्ष्मण सिंह का अनुवाद क्रम, ये इनका टॉपिक है। एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्वामी शरनंद कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में। हम आपका खैर मकदम करते हैं। और नाट्य अनुवाद इसलिए कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरा भी ड्रामे से बहुत वास्ता रहा है, मेरा काम भी ड्रामे पे रहा है, इस वजह से मेरे लिए ये खुशी की बात है ये सुनना। तो माइक आपके हवाले मैम, डॉक्टर विनीता कुमारी। धन्यवाद।
आज के इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर विमलेश कांति वर्मा जी, शोध संवाद समिति के सभी सदस्य, संचालक महोदय, सबको मेरा प्रणाम। और जो हमारे इस 2 दिवसीय वेबिनार में जुड़े हुए साथी विद्वान हैं, उन सबको भी मेरा प्रणाम। मेरा विषय है नाट्यानुवाद के संदर्भ में राजा लक्ष्मण सिंह का अनुवाद कर। सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद करना अपने आप में ही एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण और श्रम साध्य कार्य है। कोई रचनाकार एक भाषा में जब अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करता है, तो उसी भाव और विचार को में ज्यों का त्यों अन्य भाषा में प्रस्तुत करना, क्योंकि प्रत्येक भाषा की अपनी संस्कृति होती है, अपना उसके मुहावरा, अपना उसका तेवर होता है। और अनुवादक जब उसे दूसरी भाषा में रूपांतरित कर रहा है, तो उसके सामने अनेक चुनौतियां आती हैं, उसे अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता है, अनेक कठिनाइयों से निकलना पड़ता है। अनुवादक कितना भी अनुवाद कर्म में कुशल हो, कितना भी सजग सचेत क्यों ना हो, फिर भी मूल पाठ और अनुदित पाठ पूर्ण रूप से समरूप नहीं हो सकते। वो एक हो ही नहीं सकते, वो समतुल्य हो सकते हैं। सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद करते समय अनुवादक को भाषा, भाव, परिवेश, संस्कृति, अभिव्यक्ति आदि से संबंधित अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सृजनात्मक साहित्य में पद्य का अनुवाद भी होता है और गद्य का भी अनुवाद। पद्य का अनुवाद करते समय अनुवादक को एक भिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और गद्य का अनुवाद करते हुए उसके समक्ष अलग प्रकार की चुनौतियां आती हैं। और गद्य में भी विशेष रूप से जब वे नाटक या एकांकी का अनुवाद कर रहा है, तो उसको अनुवाद करते समय अधिक सावधानी की अपेक्षा होती है। अनुवादक को मूल रचना के, मूल नाट्य रचना जो है, उसका संदर्भ, उसका कथ्य, उसके संदेश को पूर्ण रूप से पहले आत्मसात करने की आवश्यकता होती है। पहले उसको पूरे अच्छी तरह से उसके साथ एक तादात्म्य बिठाने की आवश्यकता होती है। और जब तक अनुवादक रचनाकार की मनोभूमि तक नहीं पहुंच जाता, जब तक वे उसको पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर लेता, उस मूल रचनाकार के चेतन अवचेतन मन की सूक्ष्म भावनाओं को और गहराई को नहीं समझ पाता, तब तक वह सटीक अनुवाद करने में सक्षम नहीं हो पाता। नाटक तो दृश्य विधा है, और अनुवादक के लिए नाटककार, मंच निर्देश, दर्शक तीनों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। उसे तीनों को ध्यान रखना होता है। नाट्यानुवाद में रंग विधान, संवाद, अभिनय, भाषा, वेशभूषा, पात्रों के मनोभाव, संवेदनाएं, भौगोलिक परिवेश, ध्वन्यांकन, मंच पर अभिनीत हो रहा है तो ध्वन्यांकन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, मंच सज्जा को विशेष रूप से देखा जाता है, भाषा शैली, संवाद, इन विभिन्न पहलुओं को पहले समझना होता है। अनुवादक के पास इनमें से किसी एक भी पहलू पर छूट लेने का अवसर नहीं होता। अगर उसका एक भी पक्ष कहीं कमजोर रह गया तो वह अनुवाद दोषपूर्ण होता है और पाठक उस अनुवाद का पूरा आनंद नहीं है। नाट्य रचना का अनुवाद तो इस रूप में होना चाहिए कि वे मूल के समकक्ष जान पड़े। पाठक को पढ़ते हुए या मंच पर देखते हुए यह कहीं अनुभव ना हो
कि ये अनुदित रचना है, ये मूल जैसी अनुभव। अब राजा लक्ष्मण सिंह ने जो अनुवाद किया, उन्होंने किया संस्कृत के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का, कालिदास का नाटक, सर्वप्रसिद्ध नाटक था। संस्कृत साहित्य में नाटकों की एक विशाल समृद्ध परंपरा रही है। कालिदास, भास, भवभूति, भारवी, विशाखदत्त, शूद्रक, अनेक नाटककारों जिन्होंने एक से बढ़कर एक नाटकों की रचना की, और इन नाटकों ने हिंदी लेखकों को भी प्रभावित किया। और हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में जब गद्य विधा का प्रारंभ हो रहा था, जब वे अपने बीज रूप में थी, क्योंकि उससे पूर्व मध्य काल पूरा काव्य रचना की पद्य का रहा है, परंतु आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से गद्य लेखन भी प्रारंभ होता है। और हिंदी में जब गद्य लेखन प्रारंभ हुआ तो हिंदी के साहित्यकारों ने संस्कृत के जो नाटक थे उनका हिंदी में अनुवाद किया। हमारे जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक आंदोलन उस समय चल रहा था, जो एक हिंदी नव जागरण की लहर आ रही थी, उसमें इन अनुदित नाटकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके नाम से पूरा एक भारतेंदु युग जाना जाता है, जो पूरे हिंदी गद्य लेखन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में एक पुरोधा माने जाते हैं। भारतेंदु युग का प्रवर्तन ही उन्होंने किया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उस युग के अन्य लेखकों के अनुवाद कार्य के महत्व से हम भली भांति परिचित हैं। भारतेंदु ने स्वयं संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार विशाखदत्त हुए, जिन्होंने एक राजनीति परक नाटक मुद्रा राक्षस की रचना की थी, उस नाटक का भारतेंदु जी ने हिंदी में अनुवाद किया। प्राकृत का एक सट्टक था कर्पूर मंजरी, उसका हिंदी में अनुवाद किया। इसी तरह से लाला सीताराम ने, ज्वाला प्रसाद मिश्र ने संस्कृत के नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया। परंतु राजा लक्ष्मण सिंह ने इस क्षेत्र में सर्वप्रथम जिस प्रकार से अनुवाद किया, वह इस अनुवाद के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान भी बनाते हैं और एक मील का पत्थर साबित हुए। परवर्ती रचनाकारों के लिए, परवर्ती साहित्यकार जो अनुवाद के क्षेत्र में आगे आए, उनके लिए एक दिशा निर्देशक के रूप में राजा लक्ष्मण सिंह का अनुवाद कर्म रहा। और लक्ष्मण सिंह ने 1863 ईस्वी सन में संस्कृत के जो कवि कालिदास थे, उनके नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का शकुंतला नाटक नाम से अनुवाद किया, और ये काफी प्रसिद्ध हुआ। और अनुदित नाटकों में खड़ी बोली हिंदी के विकास में इस नाटक का बहुत बड़ा योगदान रहा। थोड़ी सी हम बात राजा लक्ष्मण सिंह जी के बारे में भी चर्चा करें, क्योंकि अधिकांश लोग राजा लक्ष्मण सिंह जी के बारे में उतना नहीं जानते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह जी को भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के पूर्व की हिंदी गद्य शैली के विधायक के रूप में जाना जाता है। मैम आप समाप्त करें। प्रारंभ हुआ, उसके विधायक के रूप में राजा लक्ष्मण सिंह जी की पहचान है। आगरा के वजीरापुर नामक स्थान में 9 अक्टूबर 1826 ईस्वी सन में इनका जन्म हुआ। एक राज परिवार में जन्म हुआ था। संस्कृत उर्दू की शिक्षा इन्होंने घर पर ही प्राप्त की थी, और तत्पश्चात 1839 में 13 वर्ष की आयु में ही आगरा कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने के लिए इन्होंने प्रवेश लिया, और वहां से शिक्षा पूरी करने के बाद पश्चिमोत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यालय में अनुवादक के पद पर नियुक्त हो गए। वहां इन्होंने अनुवादक के रूप में अपनी योग्यता एवं कुशलता का परिचय दिया, और 1870 ईस्वी में लक्ष्मण सिंह जी को राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया।
तब से इनका नाम राजा लक्ष्मण सिंह के नाम से ये जाने जाते जी, बहुत बहुत सरकारी शुक्रिया स्कूलों मैम। के रथ थोड़ा सा में भी वक्त का ख्याल रखें मैम, इनका वक्त थोड़ा ज्यादा हो गया। साहित्य के प्रति अनुराग बना रहा और 1861 में इन्होंने आगरा में प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला और उस समय ही उन्होंने इस नाटक की भी रचना की और इसका अनुवाद प्रकाशित करवाया। इस अनुवाद से राजा लक्ष्मण सिंह जी को बहुत ख्याति मिली और इस नाटक को राजा शिव प्रसाद ने अपने गुटका में स्थान दिया। सन 1875 में हिंदी प्रेमी फ्रेडरिक पिनकार्ट हुए, उन्होंने इसे इंग्लैंड में प्रकाशित करवाया। ये पहली ऐसी अनुदित रचना थी जिसका प्रभाव इंग्लैंड तक पड़ा और वहां इसको प्रकाशित करवाया और इसी अनुदित रचना को इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में पाठ्य पुस्तक के रूप में भी सम्मानित किया गया, वहां भी स्वीकार किया गया। शकुंतला नाटक की ख्याति से प्रेरित होकर ही लक्ष्मण जी ने आगे चलकर के मेघदूत की, रघुवंश की, इन सब का भी अनुवाद किया। और समय की सीमा को मैं ध्यान देखते हुए अपनी बात को संक्षेप में करती हूँ। तो हम देखते हैं कि कालिदास की रचनाओं का अनुवाद करना सरल कार्य नहीं है। अब हम मैम थोड़ा सा समरी लास्ट का, मैम थोड़ा सा लास्ट का समरी सिर्फ ये कर दें, इसलिए कि वक्त ज्यादा हो गया है। टाइम मैम, बस मैं 5 मिनट और लेना चाहूंगी, 5 मिनट और लेना चाहूंगी। उन्होंने भाव मैम, जब आपका पेपर आएगा, पब्लिश होगा तो तमाम लोग पढ़ेंगे मैम, बस वैसे ही मतलब अगर आप इसलिए मैं अपनी बात करके खत्म करती हूँ। तो इन्होंने जब इसका अनुवाद किया तो पहले इन्होंने पूरा गद्य में अनुवाद किया, खड़ी बोली में, और ब्रज भाषा में पद्य में अनुवाद किया। बाद में इसको पुनः प्रकाशित भी किया गया, तो गद्य के स्थान पर गद्य और पद्य के स्थान पर पद्य को दिया गया। और इसमें जैसे संस्कृत के जो शब्द है उनको हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढालने का प्रयत्न किया। जैसे संस्कृत में सूत्रधार नट नटी है, वो एक दूसरे को आर्य आर्य पुत्र कहकर संबोधित करते हैं, परंतु लक्ष्मण सिंह जी जब उसका अनुवाद करते हैं तो अजी, हाजी इस रूप में करते हैं। वहां सारथी राजा को आयुष्मान, महाराज कहकर संस्कृत में संबोधित करता है, परंतु लक्ष्मण सिंह जी क्योंकि हिंदी में आयुष्मान शब्द नहीं चलता है तो वे महाराज शब्द को ही लेते हैं। ऐसे ही विदूषक और राजा के बीच में वयस्य कहा जाता है, पर लक्ष्मण सिंह जी उसका अनुवाद मित्र के रूप में करते हैं। ऐसे ही शकुंतला और उनकी सखियों के बीच में जब परस्पर संवाद होता है तो वो हला, सखी नाम से संबोधित करते हैं, परंतु लक्ष्मण सिंह जी वहां पर हला शब्द क्योंकि हिंदी में नहीं आता तो वो हिंदी में हला नहीं प्रयोग करते, वे सखी शब्द को ही लेते हैं। तो इस तरह से राजा लक्ष्मण सिंह जी जब अनुवाद करते हैं तो उसमें वे क्षेत्रीय बोलियों को, विशेष रूप से उनके अनुवाद पर क्षेत्रीय प्रभाव अधिक दिखाई देता है। वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनमें आंचलिक शब्द अधिक मिलते हैं। और छंद की दृष्टि से भी देखें तो इन्होंने दोहा, चौपाई, सवैया आदि छंदों को भी लिया है और बड़े छंद और छोटे छंद दोनों छंदों को भाषा की प्रकृति के अनुरूप अपनाया है। तो इस तरह से समय को देखते हुए, विषय तो बड़ा है और पत्र मैंने भेज भी दिया है, मैंने संक्षेप में कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की है, तो मैं अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ और शोध संवाद को आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है मैम, और चूंकि आप एक अध्यापक है और वरिष्ठ अध्यापक है, अध्यापिका है, तो वो अध्यापिका वाली जो बात है और पूरी स्टडी जो है आपकी, क्योंकि आपके कोर्स में भी है ये अनुवाद और गुरुजी जानते ही है आप है, तो वो सारी चीजें यहाँ झलक रही थी। आपके पेपर पब्लिश हो जाएगा तो और भी लोगों को इससे फायदा मिलेगा। ठीक है अंजर जी, बैक टू यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, इसलिए कि इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक था ना कि मैं खुद भी चाह रहा था कि और सुने, लेकिन वक्त का क्या करें, वो तो आहिस्ते आहिस्ते गुजर रहा है और हमारे पास मतलब पेपर प्रेजेंटर्स की तादाद ज्यादा है,
इस वजह से वक्त का ख्याल रखना है। 10 मिनट से ज्यादा ना हो, इस बात का ख्याल रखें। 10 मिनट से पहले अगर समाप्त कर दें या समअप कर दें अपने पेपर को, तो ये आप हमारे लिए मतलब खुशनसीबी होगी। अगला नाम हमारे पास है डॉक्टर मंजू पुरी का। आप काव्य अनुवाद, महत्व व चुनौतियों पर गुफ्तगू करेंगी। ये इग्डोल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समरहिल शिमला से इनका ताल्लुक है, और इसलिए कि तमाम चीजों, जितने फन है या जितने भी, जैसे नॉवेल हो या शॉर्ट स्टोरी हो, इसका तर्जमा या इसका ट्रांसलेशन मेरे नजदीक मुझे थोड़ा सा आसान लगता है उसके मुकाबले में जब शायरी की या कविताओं की जब ट्रांसलेशन की जाती है तो वो थोड़ा सा मुश्किल, ज्यादा मुश्किल और ज्यादा कठिन है। इसलिए कि उसमें बहुत कम शब्दों में, बहुत कम अल्फाज में बहुत बड़ी बातें या बहुत ज्यादा बातें कह दी जाती हैं। शायरी की यही शायद खुसूसियत भी होती है। तो हमारे पास है डॉक्टर मंजू पुरी, ये काव्य अनुवाद पर अपना पेपर पढ़ेंगी। मैम, आप खैर मकदम हैं, आप अपना पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद सर। आभासी पटल पर उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा नमस्कार। मेरे शोध पत्र का विषय है काव्यानुवाद, महत्व व चुनौतियां। वर्तमान युग को यदि अनुवाद का युग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी, क्योंकि सोच और व्यवहार के हर स्तर पर मंजू जी, हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। आपकी आवाज थोड़ी सी धीमी है। अगर आप अपने जो हेडफोन है उसको अपने मुंह के पास लाके बोलेंगे तो शायद कुछ ज्यादा आवाज आ जाए। हाँ। सर, अब आवाज ठीक आ रही है? हाँ, थोड़ा कम है, थोड़ा लाउडर बोलिए मैडम आप। ओके, हाँ जी। वर्तमान युग को यदि अनुवाद का युग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी, क्योंकि सोच और व्यवहार के हर स्तर पर आज हम अनुवाद पर आश्रित हैं। जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें अनुवाद की उपादेयता प्रमाणिक ना की जा सके। अपरिहार्य तौर पर अनुवाद एक व्यापक और प्रासंगिक स्थिति है। इसलिए यह सर्वथा स्वाभाविक है कि नए संसाधनों के विकास और व्यापकतर मानवीय संपर्कों के संदर्भ में अनुवाद के महत्व, प्रासंगिकता और भविष्य का अनुशीलन किया जाए। आज संसार भर में प्रयुक्त 5000 से अधिक भाषाओं और बोलियों के बीच वैचारिक, सृजनात्मक, कार्यात्मक तालमेल स्थापित करने के लिए अनुवाद ही सर्वाधिक लोकप्रिय एवं उपयोगी माध्यम बन गया है। अनुवाद की बहुआयामी उपादेयता ने आज सारा नक्शा ही बदल दिया है। समकालीन जीवन के लिए अनुवाद अनिवार्य शर्त बन गया है। अनुवाद एक सृजनात्मक प्रक्रिया है जिसे भाषा विशेष के साहित्य में अंतर्निहित अभिव्यक्तियों, संवेदनाओं, विचारधाराओं, जीवन अनुभूतियों व सांस्कृतिक तत्वों का परिचय मिलता है। अनुवाद को हम पुनः सृजन या मौलिक लेखन भी कह सकते हैं। यह अत्यंत प्राचीन श्रम साध्य कला है जिसका महत्व प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में हम देखें तो अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अनुवाद संबंधी प्रयत्नों ने यह प्रमाणित किया है कि जब गोस्वामी तुलसीदास अपने रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के व्यक्तित्व को साकार कर रहे थे, ठीक उसी समय बंगला में कृतिवास, उड़िया में बलराम दास, असमिया में शंकरदेव, मराठी में एकनाथ, तमिल में कंबन और नेपाली में भानुदत्त भी राम काव्य रचना कर रहे थे। सूरदास की कृष्ण भक्ति के साथ ही तेलुगु में पूतना, गुजराती में नरसिंह मेहता, बंगला में चंडीदास, मलयालम में नमपुतरी, कन्नड़ में कनकदास और उड़िया में जगन्नाथ दास भी कृष्ण काव्य के प्रणयन में व्यस्त थे। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अनुवाद के विस्तार के कारण ही राष्ट्रीय एकीकरण की आवाज देश के विस्तृत मानचित्र पर गूंजी और राष्ट्रीय एकता को बल मिला। अनुवाद के संदर्भ में यह जानना बहुत जरूरी है कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा क्या है। अनुवाद करते समय इन दोनों की क्या भूमिका रहती है। जिस भाषा की सामग्री का अनुवाद करना है उसे स्रोत भाषा, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाना है वह लक्ष्य भाषा कहलाती है, क्योंकि यह एक द्विभाषिक प्रक्रिया है। अनुवादक के लिए जरूरी होता है कि वह दोनों भाषा के संबंध में दक्षता रखता हो, क्योंकि प्रत्येक भाषा की प्रकृति और प्रवृत्ति में एक दूसरे से बहुत ज्यादा भिन्नता होती है। वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रौद्योगिक क्षेत्र हो या जनसंचार माध्यमों का क्षेत्र हो, कार्यालय हो, बैंक हो, विज्ञापन, वाणिज्य, साहित्य, हर क्षेत्र में नए नए रोजगार का सृजन हो रहा है। अनुवाद करते समय हमें 3 प्रकार की समस्याएं, जैसे भाषा परक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पाठ प्रकृति की परक समस्या का सामना करना पड़ता है। भाषा परक समस्या पर सबका ध्यान केंद्रित रहता है, लेकिन सबसे अधिक अनुवाद करते समय जो समस्या आती है वह है सामाजिक सांस्कृतिक, क्योंकि सामाजिक, सांस्कृतिक व भाषा परक समस्याएं आपस में जुड़ी होती हैं।
इनका विवेचन हमेशा एक दूसरे को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। जैसे हम देवर भाभी शब्द का उदाहरण ले सकते हैं। इसका अनुवाद हमें यूरोपीय भाषा में नहीं मिलता। इसमें जो पारिवारिक स्तर पर भाव की दृष्टि से जो संबंध की सूचना मिलती है, उसे शब्द के स्तर पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। भूमंडलीकरण के कारण अनुवाद आज हमारी सामाजिक आवश्यकता बन गया है। अनुवाद के कारण ही हम टॉल्स्टॉय के उपन्यासों, शेक्सपियर के नाटकों से परिचित हुए हैं। कामू, सात्र, बेकेट से लेकर यासुनारी, पाब्लो, नादिरा गार्डिनर तक की रचनाकारों से भारतीय पाठक लाभान्वित हुआ है। अनुवाद ने ना तो केवल पाठक की रुचि को बल्कि अध्ययन और अनुसंधान को भी नई दिशा दी है। अनुसंधान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक विवेचन में भी काफी गहन चिंतन की आवश्यकता है। अब हम काव्य अनुवाद व उसके समक्ष आने वाली समस्याओं के बारे में बात करेंगे। काव्य अनुवाद का अर्थ है कविता का अनुवाद। कविता का अनुवाद करना बहुत बड़ी चुनौती है। यह दुष्कर कार्य माना जाता है, एक हद तक असंभव। इसके बावजूद स्रोत भाषा के लक्ष्य भाषा में कविता का अनुवाद सदियों से हो रहा है। विभिन्न भाषाओं की अमर कृतियां अनुवादित होकर लक्ष्य भाषा के सहृदय पाठकों को रसाकित करती हैं। कविता का अनुवाद कठिन अवश्य है, पर उसे सर्वथा असंभव नहीं कहा जा सकता। काव्य अनुवाद का कार्य असाध्य नहीं, दुसाध्य है। काव्य का अनुवाद करना पुनः एक काव्य रचना है। जिस प्रकार काव्य का अर्थ काव्य ही है, उसी प्रकार काव्य का अनुवाद भी काव्य है। कविता के अनुवाद में हम शब्दों का अनुवाद तो कर सकते हैं, किसी गेय विन्यास को भी तुकांतवादी शाब्दिक अनुक्रम में रूपांतरित कर सकते हैं, किंतु कविता का प्राण तत्व है आह्लाद, और उसे हम अर्थ के भीतर छुपा हुआ पाते हैं। यह आंतरिक संगीत के माध्यम से ही पकड़ में आता है, शब्दांतरण से नहीं। अतः कविता का अनुवाद न केवल भाषा अनुवाद है और न केवल भाव अनुवाद। वास्तव में उत्कृष्ट काव्य अनुवाद वही कर सकता है जिसकी स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों पर अच्छी पकड़, दोनों भाषाओं की संरचना की सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी हो और उससे भी बढ़कर उसके पास कवि हृदय हो, ऐसी संवेदना हो जो स्रोत भाषा की कृति की भाव दशा या मनोदशा को लक्ष्य भाषा में उसी भाव तक संप्रेषित कर सके जिसकी रसानुभूति सौंदर्य अनुभूति को भावक मन में प्रत्यारोपित कर सके। इस दृष्टि से काव्य अनुवाद बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। कहीं कहीं तो यह अनुवाद कार्य मूल रचनाकार की रचना प्रक्रिया से भी कठिनतर सिद्ध होता है, क्योंकि देखा जाए तो रचनाकार अपनी रचना का बादशाह होता है। वह अपनी भाव संपदा और शब्द संपदा का स्वामी होता है। अतः अपने किसी भाव, विचार या कल्पना को शब्दायित करते समय शब्द संयोजन की आबादी छूट लेता है। वह अपनी रचना में किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर सकता है, उसे जहां चाहे बुन सकता है, परंतु अनुवादक के लिए स्वच्छंदता और स्वतंत्रता का यह पथ निषेध मार्ग है। उसके लिए अपनी लक्ष्य भाषा की ही शब्दावली में स्रोत भाषा के शब्द विशेष के लिए उसके जोड़ के शब्द की तलाश करना आवश्यक है। मूल ही अनुवाद कार्य की सफलता का निकष होता है। ऐसे समय अनुवादक को अर्थ की सभी परतों और व्याप्ति के समानांतर लक्ष्य भाषा में अर्थ के अंतः प्रवाह और उसकी व्यापकता की सभी संभावनाओं को उजागर करना होता है। प्रत्येक देश अथवा जाति के काव्य का मूल उस देश अथवा जाति की सांस्कृतिक परंपरा में होता है, रहना भी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक देश अथवा जाति की भाषा भी उस देश अथवा जाति की विशेषताओं को प्रतिबिंबित करती है। यही स्थिति काव्य अनुवाद की समस्या पर विचार करने के लिए हमें बाधित करती है। काव्य भाषा में एक प्रकार की लय होती है जो उसे गद्य भाषा से अलग करती है। उस लय के बिना कविता कविता नहीं है। कविता का अनुवाद कविता में होने पर इस लय को अनुवाद में अवतरित करना आवश्यक है, अन्यथा अनुवाद में कविता वह नहीं रह जाएगी जो मूल में थी। काव्य का छंद भी अनुवाद को चुनौती देता है। छंद भी प्रत्येक भाषा के अपने होते हैं। काव्य की प्रभाव उत्पादकता में छंद का बहुत बड़ा हाथ है। इस प्रकार छंद भी काव्य अनुवाद करने में कठिन बनाने में से एक है। प्रत्येक भाषा का अपना एक विशिष्ट माध्यम होता है। कहने का अभिप्राय है कि अपनी एक प्रकृति होती है। एक भाषा से बने हुए मॉडल को मैम थोड़ा सा शॉर्ट करें। जी सर, करना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्रोत भाषा की विषय वस्तु को लक्ष्य भाषा में परिवर्तित अथवा रूपांतरित करने की प्रक्रिया में अनुवादक को अनेक सीमाओं एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसी मूल में जब एक विषय वस्तु को हम उसी परिवार की भाषा और शब्दावली में नहीं ढाल पाते, तो विदेशी भाषा में यह कठिनाई और भी अधिक हो जाती है। यह सत्य है कि अनुवादक सर्वज्ञाता नहीं हो सकता, उससे यह उपेक्षा करना भी उचित नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे हम बहुज्ञाता की कल्पना तो कर सकते हैं, किंतु सर्वज्ञता की नहीं। किंतु इन सीमाओं के बावजूद अनुवादक अपने गंभीर दायित्व का निर्वाह करता है और अनुवादक समाज तथा विश्व की एक महत्वपूर्ण अपेक्षा की पूर्ति भी करता है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपका पेपर बहुत खूबसूरत था। आपने सच कहा कि मतलब शायरी का तर्जमा अगर करना हो, काव्य का तर्जमा अगर करना हो,
तो वो शायर ही कर सकता है, इसलिए कि कोई दूसरा शख्स, इसलिए कि शायरी में एक वजन होता है जिसके हिसाब से सारी चीजें चलती हैं। अगर कोई शख्स शायर नहीं है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, और वो तलवार के नोक पे चलने के बराबर होता है। हमारे पास अगला नाम है अनुवाद का अंत, भाषाई दृष्टिकोण और चुनौतियां। ये इनका टॉपिक है। कृति कुमारी ये रिसर्च अंजर जी, स्कॉलर हैं। हाँ अंजर जी, जी सर। एक घोषणा, ये मतलब एक अनुरोध है कि जो हमारे हम्म, स्ट्रीमयार्ड का स्टूडियो है ना, इसमें हम 10 लोगों को ही रख सकते हैं। उसके अतिरिक्त कोई लोग होंगे तो नए लोग इसमें जुड़ नहीं पाएंगे। तो जिन शोध पत्र पढ़ने वालों का जो पेपर पढ़ना पूरा हो गया, तो उनसे निवेदन है कि हमारे कार्यक्रम फेसबुक पे लाइव चल रहा है, तो फेसबुक के माध्यम से, और लिंक भी आपको भेज दिया गया है, आप उस लिंक के माध्यम से उसको देखते रहे, स्टूडियो को छोड़ दे, ताकि और जो पेपर प्रेजेंटर है उनको हम स्टूडियो में जगह दे सके। जी। जी, आप शुरू इसलिए करें। कि बहुत अहम है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो जाती है, किसी को कहना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन ये जी, इस साइट की यही खुसूसियत है। तो हमारे पास अगला नाम है कृति कुमारी का। इनका उन्वान है या इनका टॉपिक है अनुवाद का अंत, भाषाई दृष्टिकोण और चुनौतियां। ये रिसर्च स्कॉलर हैं, बीएचयू से हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। और मुझे लगता है इनका टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बस आपसे एक गुजारिश है कि अपने वक्त का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं। जी, तो संवाद के सभी विद्वत जनों को मेरा प्रणाम। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा जी, लाउडर बोलिए और कृतिका थोड़ा जी, सा। आप थोड़ा सा। हाँ। जी जी। अनुवाद का अंतभाषिक दृष्टिकोण एवं चुनौतियां। भूमंडलीकरण के इस दौर में जहां सारी गतिविधियां एक दूसरे से जुड़ी हैं, ऐसे में अन्य भाषा भाषी व संस्कृतियों से कटे रहना स्वयं के विकास में बाधक होता है। शिक्षा, व्यवसाय, तकनीक, ज्ञान विज्ञान, विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में अनुवाद की मांग बढ़ी है। विश्व जनसंपर्क के दृष्टिकोण से भी यह आवश्यक है कि हम आपस में एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करें, जिससे कि हमारे ज्ञान का विस्तार हो। किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा संघर्ष होते हैं और चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, जो कि अनुवाद एक अति प्राचीन परंपरा है। प्राचीन काल से अनेक लिपियां, जैसे रोमन आदि सभी लिपियों का भाषा में विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ है, और इसलिए से कालांतर में साहित्य, धर्म, दर्शन, कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं रहा है। इलियट हो, ऋषि हो या प्लेटो, अरस्तु का चिंतन हो, सभी में किसी न किसी रूप में हमारे सामने अनुवाद के माध्यम से ही पहुंचते हैं। साहित्य चाहे किसी भी विधा में लिखा हो, परंतु इसकी आत्मा इसके शब्दों में ही होती है। शब्द भी ऐसे उस परिस्थिति या भावना विशेष को मूर्त रूप प्रदान करते हैं, जिससे कि पाठक या श्रोता उसके मूल अर्थ को ग्रहण कर सके। भाषा का शब्दकोश, विषय का ज्ञान किसी भी अनुवादक के लिए बहुत आवश्यक करते हैं। एक ही शब्द के उसी की भाषा में कई अर्थ होते हैं। जब तक अनुवाद की भाषा से उसका शब्द उसके मूल रूप ग्रहण ना करे, तब तक वह मूल उद्देश्य से अछूता रह जाता है। अनुवादक को अपने देश, काल व वातावरण से तटस्थ होकर कार्य करना पड़ता है। अमौलिकता के कारण उसकी रचनागत स्वतंत्रता बाधित तो होती है। यहाँ वह केवल एक माध्यम होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि रचना को उसके मूल रूप में बिना भटकाए व बिना छेड़छाड़ किए स्पष्टता एवं बोधगम्यता के साथ विषय वस्तु को उपयुक्त शब्द प्रदान करे, जिससे कि शब्द का अर्थ से अनर्थ ना होने पाए। मामा वारेकर का कथन इस बात की पुष्टि करता है कि लेखक होना तो सरल है, किंतु अनुवादक होना बहुत कठिन है। सस्यूर ने भी इस बात की अपने पक्ष को रखा हुआ है और कहा है कि व्यक्तिगत, सामाजिक व सामान्य सर्वव्यापक ही भाषा के मूल पक्ष होते हैं। व्याकरण के संदर्भ में बर्नस्टीन का कथन भी द्रष्टव्य है, जिन्होंने कहा है कि व्याकरण के तत्वों को समझाने के लिए भाषाविद जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह अनेक भाषा कोडों यानी स्पीच कोड से मिलकर बनी होती है, और भाषा कोड संदर्भ सापेक्ष होता है। इस प्रकार भाषा नियमों का एक ऐसा सेट होता है जिसमें सभी भाषा कोडों के नियमों का समावेश होता है, किंतु कब किस कोड का प्रयोग करना है, इस बात का निर्णय संस्कृति एवं समाज द्वारा होता है, भाषा के व्याकरण द्वारा नहीं। दूसरे शब्दों में
मनुष्य जब भाषा के माध्यम से संस्कृति को अपनाता है तो वह एक विशेष ढंग से, एक विशेष दिशा में सामाजिक व्यवहार करना सीखता है। यही उसकी सामाजिकरण प्रक्रिया होती है। इसी विशिष्ट सामाजिकरण प्रक्रिया की बदौलत वह विशिष्ट ढंग से भाषिक व्यवहार करना सीखता है। इस प्रकार सामाजिकरण की प्रक्रिया व्यक्ति को एक विशिष्ट संस्कृति, विशिष्ट ज्ञान से जोड़कर समाज का सदस्य बनाती है। भोलानाथ तिवारी भी कहते हैं कि वस्तुतः लोकोक्तियों की जड़ें विशेष भाषा विशेष के जीवन और संस्कृति से बहुत गहरी होती है। तो यह कहना अत्युक्ति न होगी कि कुछ विशेष शब्दों को छोड़ दे तो भाषा के सामान्य शब्दों की जड़ें तो लोकोक्तियों की तुलना में कम ही गहरी होती है। यही कारण है कि अपनी मातृभाषा को छोड़कर किसी अन्य भाषा के सामान्य शब्दों पर अधिकार पाना जितना सरल है, उसकी लोकोक्तियों पर अधिकार पाना उतना ही कठिन है। किसी भी भाषा के मातृभाषाओं को जीवन को पूरी तरह से जिए बिना, उनकी परंपराओं से परिचित हुए बिना, उनकी अनेक लोकोक्तियों को ठीक से समझना बहुत मुश्किल है। 2 या 3 भाषाओं के क्षेत्रों की सीमा पर रहने वाले व्यक्ति ही 2 या 3 भाषाओं का मातृभाषा जैसा अधिकार प्राप्त कर पाते हैं। अतः वे अपवादता उन दोनों या तीनों भाषाओं की लोकोक्तियों से काफी परिचित होते हैं। एक ही समाज में व्याप्त अंतर्भाषिक समानताओं एवं विसमानताओं को उसके प्रयोगकर्ताओं द्वारा देखा व समझा जा सकता है। किसी भी भाषा के साथ अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, भौगोलिक परिवेश व इतिहास जुड़ा होता है, जिसमें वह भाषा पलती बढ़ती है। परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ भाषा के स्वरूप में हमेशा से परिवर्तन होता रहा है। नई संस्कृतियों के मिलने से व्यवहारिक भाषा में परिवर्तन हुआ है और धीरे धीरे उस समाज की भाषा का वह एक अभिन्न अंग बन गया है। ऐसी परिस्थिति में उनकी संस्कृति को बिना समझे आगे बढ़ना यह एक अनुवाद में मुश्किल और कठिनाई पैदा करता है। फ्रांसीसी भाषा वैज्ञानिक फार्दिनो द सस्यूर ने भाषा संबंधी अपनी अवधारणा से अलग हो जाती है। उन्होंने कहा है कि भाषा के 2 आयाम होते हैं, लौंग और परोल, और इसे भाषा व्यवस्था कहा जाता है। दूसरी परोल भाषा प्रयुक्त होती है, इसे प्रयुक्त भाषा कहा जाता है। भाषा व्यवस्था हर व्यक्ति के मस्तिष्क में एक सी ही होती है, इसलिए भाषा व्यवस्था समरूपी यानी होमोजेनस होती है। किंतु प्रयुक्त भाषा एक या समरूपी नहीं हो सकती। वह अलग अलग सामाजिक संदर्भों में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण अलग अलग प्रकार की विषम रूपी यानी हेट्रोजेनस हो जाती है। इस आधार पर अनुवाद के अपने आयाम एवं कठिनाइयां होती है, जिसकी सार्थकता केवल उसके सैद्धांतिक पक्ष में संभव न होकर उसके व्यवहारिक पक्ष में होती है। अनुवाद का क्षेत्र जितना बहुविस्तृत है, इसलिए उसकी सावधानियां भी उतनी ही पैनी है। संवाद जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके इर्द गिर्द मनोवैज्ञानिक व्यवहार भी समझा जाता है। ऐसे में संवाद का उलटफेर न केवल मनोवैज्ञानिक उलटफेर समझा जाता है, अपितु एक दिशाहारा स्थिति भी पैदा कर देती है। तकनीक, व्यवसाय, विज्ञान, पत्रिका, अखबार, शिक्षा, कोई भी क्षेत्र, कोई भी विधा अनुवाद के दिन प्रतिदिन आवश्यकता को बढ़ाती जा रही है। आज एक बहुत बड़ा लेखक व पाठक वर्ग तैयार हो रहा है, जिन्होंने अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज विश्व की तमाम संस्कृतियां विधाओं का अनुवाद कर रही है, जिससे परस्पर 2 संस्कृतियों व समाज का तालमेल देखने को मिलता है। भाषा की इसी तारतम्यता से विभिन्न सभ्यताओं एवं ऐतिहासिक संदर्भ भी सामने आए हैं। इस दृष्टि से भाषा का सैद्धांतिक पक्ष इसका रूप विधान है, तो व्यवहारिक पक्ष इसका आंतरिक विधान है। दोनों के बोध में ही अनुवाद की पूर्ण सार्थकता विद्यमान है। तो संवाद ने मुझे मौका दिया, तो धन्यवाद इसके लिए बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पेपर बहुत अच्छा था और हमारे स्टूडियो में बहुत देर से इंतजार कर रही हैं डॉक्टर वीना कुमारी। अब मैं इनको दावते सुखन देता हूं कि वो अपना पेपर प्रेजेंट करें। जीवन का संघर्ष काल और भाषा की चुनौतियां इनका उन्वान है, इनका टॉपिक है। ये अयोध्या प्रसाद महिला कॉलेज बिहार शरीफ नालंदा से जुड़ी हुई है, वहां से हैं, और इनका टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, जीवन का संघर्ष काल और भाषा की चुनौतियां। मैम आप सुन पा रही हैं? वीना कुमारी। यस सर। आप पेपर प्रेजेंट करें, इफ यू कैन हेयर मी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा अगर कोई परेशानी है मैम तो मैं दूसरे को बुला लेता हूँ। नहीं सर,
मेरा जी कहना था कि पीपीटी प्रेजेंट करने का कोई ऑप्शन है क्या? ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। मैंने पीपीटी भाग बिल्कुल रखी है, है बिल्कुल है। तो आप शेयर स्क्रीन कर दिए, शेयर स्क्रीन करिए, शेयर करिए। शेयर में जो है ना, नीचे बार में देखेंगे आप, एक शेयर का ऑप्शन आ रहा है नीचे नीचे। मोबाइल से जुड़े क्या आप? मोबाइल से जुड़ी होंगी तो आप, उनकी नीचे आवाज तो आ रही थी। नीचे शेयर का ऑप्शन दिख रहा है ना? कहाँ है शेयर का ऑप्शन? ये सब पहले कर लेना चाहिए आप लोग कार्यक्रम के दौरान। अच्छा तो अगर इनको मुझे आप सुन ये पा लोग रहे हैं सर? जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? तो क्या जी पीपीटी आपको का सुन रहे हैं ऑप्शन हम है? लोग। पीपीटी का ऑप्शन है, पीपीटी का लेकिन आप ऑप्शन है, कर नहीं आपको पा रहे। पहले बताना था मैम के पीपीटी है, उस हिसाब से। आप अलका जी को बुला लीजिए, हम देखते हैं इनसे बात करके। हाँ? जी जी जी, मैं अलका जी को बुला लेता हूँ। जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अभी। नेक्स्ट स्पीकर हमारे लिए होंगी, का नाम है अलका यादव। अलका यादव। आपका नाम मैं इसमें ढूंढ रहा हूं जी। आप संस्कृत और हिंदी के ग्रंथों से छत्तीसगढ़ी में अनुवाद की समस्या, ये आपका टॉपिक है। और आपने पीएचडी की है, पीएचडी की स्टूडेंट हैं। और सीवी रमन विश्वविद्यालय करगिरोर कोटा बिलासपुर से, छत्तीसगढ़ से इनका ताल्लुक है। संस्कृत और हिंदी ग्रंथों का जो तर्जमा हुआ है, संस्कृत ग्रंथों का जो तर्जमा हुआ है, ये हम तमाम लोग जानते हैं। इसलिए कि पुराने जितने नाटक हैं संस्कृत के, उसका तर्जमा मैंने हिंदी, उर्दू और भी बहुत सारी भाषाओं में हुआ है। हम तमाम लोग इससे वाकिफ हैं। हम आपको दावत दे रहे हैं कि आप अपना पेपर प्रेजेंट करें, श्रीमती अलका यतेंद्र यादव जी। धन्यवाद सर। सर मेरी आवाज जी पहुंच रही है आप तक? जी जी जी, हाँ जी जी, आप धन्यवाद वक्त का सर। ख्याल रखें जी। जी 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 सर, बिल्कुल। जी मैं श्रीमती अलका यतीन्द्र यादव बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। संवाद फोरम के द्वारा दी से अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार जिसका विषय है व्यवहारिक अनुवाद की चुनौतियां, इस आभासी मंच पर उपस्थित सभी सुधीजनों का मैं सादर अभिवादन करती हूँ। डॉक्टर जाहिदुल सर का हृदय तल से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे पेपर प्रेजेंट का अवसर दिया। ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने विषय पर आती हूँ। मेरा विषय है संस्कृत एवं हिंदी के ग्रंथों से छत्तीसगढ़ी में अनुवाद की जो समस्या है उस विषय पर मैं फोकस करूंगी। भारत में अनुवाद की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। कहते हैं अनुवाद उतना ही प्राचीन है जितना की भाषा। आज अनुवाद शब्द हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। विभिन्न भाषाई मंच जी पर मैम। साहित्यिक पत्रिकाओं में, अखबारों में तथा रोजमर्रा के जीवन में हमें अक्सर अनुवाद शब्द का प्रयोग देखने सुनने को मिलता है। साधारणतः एक भाषा पाठ में निहित अर्थ या संदेश को दूसरे भाषा पाठा में यथावत व्यक्त करना, अर्थात एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना अनुवाद है। परंतु यह कार्य उतना आसान नहीं जितना कहने या सुनने में लगता है। अनुवाद के सिद्धांत हमें अनुवाद कर्म की जटिलताओं से परिचित कराते हैं। भारत जैसे बहुभाषी देश के लिए अनुवाद की समस्या और भी महत्वपूर्ण है। इसकी जटिलता को समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। विश्व भर में विस्तारित ज्ञान संपदा का प्रचार प्रसार करने अथवा विचार विनिमय करने में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गीता और बाइबिल की तरह रामायण महाभारत का भी विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जर्मनी कवि गेटे के अभिज्ञान शाकुंतलम के माध्यम से संस्कृत का महत्व विश्व को ज्ञात हुआ और महाकवि कालिदास आज विश्व कवि बन गए। छत्तीसगढ़ी साहित्य का प्राय सभी विधाओं में लेखन हुआ है। इसमें पद्य व गद्य दोनों साहित्य उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ी साहित्य के इतिहास लेखन, समीक्षा एवं न मूल्यांकन के द्वारा गतिमान है। छत्तीसगढ़ी साहित्य में जिस तरह अन्य सभी विधाओं में द्रुत गति से कार्य चल रहा है तथा प्रसिद्ध रचनाकारों के लेख प्रकाशित हो रहे हैं, उसी तरह अन्य भाषाओं से छत्तीसगढ़ी में भी अनुवाद का कार्य चल रहा है। विश्व प्रसिद्ध महाकवि कालिदास के संस्कृत में
मेघदूत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद कविवर पंडित मुकुटधर पांडे ने किया है। इसी तरह गीता, रामायण, महाभारत के भी छत्तीसगढ़ी अनुवाद हुए हैं। संस्कृत से छत्तीसगढ़ी अनुवाद। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत का काल स्थूल रूप से 1580 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। हिंदी से छत्तीसगढ़ी अनुवाद। भारतीय साहित्य समुद्र की भांति विशाल है, जिसमें भिन्न भिन्न भाषा द्वीप के समान स्थापित है। उसी में से एक छत्तीसगढ़ी भी है। हिंदी भाषा समुद्र से घिरा एक विशाल भूखंड है, मगर छत्तीसगढ़ी भाषा लघु भूखंड होकर भी भारतीय भाषाओं के माथे की बिंदी है। छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञाता विनय कुमार पाठक जी द्वारा बड़े मन से किया गया अनुवाद की कुछ पंक्ति। दाई तोला पहाड़ कहे के मन होथे, काहे के ओखर कस पूछ पूर तो तय नहीं हंस, फिर ओखर पथरा के गुण तोरमा चिटको कर नहीं है। एक पत्थर की माँ से की गई है, जो डॉक्टर विनय कुमार पाठक ने किया है। भगत सिंह सोनी जी विदेशी कवि रचना का अनुवाद छत्तीसगढ़ी भाषा में किए हैं। अनुवाद का छत्तीसगढ़ी भाषा में अत्यंत ही महत्व है। संस्कृत एवं हिंदी से छत्तीसगढ़ी अनुवाद की जो समस्याएं हैं, संस्कृत एवं हिंदी दोनों ही मातृभाषा का स्वरूप है। संस्कृत से छत्तीसगढ़ी में अनेक समस्याएं आती है। अनुवाद में जब हम व्यवहार की ओर उन्मुख होते हैं, तब हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिर जाते हैं। अतः अच्छे अनुवादक के लिए यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि वह इन समस्याओं से परिचित हो जाए, वह इनके निराकरण का प्रयास करे। संस्कृत एवं हिंदी दोनों ही मातृभाषा का स्वरूप है। संस्कृत से छत्तीसगढ़ी अनुवाद में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। व्याकरण संबंधी, संकल्पनाओं संबंधी समस्या, शब्द चयन संबंधी समस्या, मुहावरे और लोकोक्ति संबंधी समस्याएं, सांस्कृतिक परिवेश, साहित्यिक विधाओं में अनुवाद की समस्याएं, पौराणिक प्रतीक आदि अनेक हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसका डिटेल मैंने अपने पेपर में दिया। चूंकि समय अभाव के कारण मैं अपना पेपर प्रस्तुति यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद सर। एक बार पुनः सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अब हम वीना जी को बुला सकते हैं? हाँ जी बुला लीजिए। यस सर जल्दी जी। तो मतलब आप अपना स्टार्ट कर सकती हैं मैम। जी यस सर। एक बार कनेक्ट कीजिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, मेरी आवाज जा रही है सर? जी ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, a very special good morning sir and all participant member। विशेष करके मैं डॉक्टर दीवान सर जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे शोध संवाद रिसर्च फोरम पर उस मंच को शेयर करने के लिए इजाजत दिया। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ सर। मैं वीना कुमारी, आज मैं अपना पेपर प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है जीवन का संघर्ष काल और भाषा की चुनौतियां। मानव जीवन के मनोभावों को अभिव्यक्त करने के कई तरीके हैं, जैसे स्पर्श, गीत, संगीत, नृत्य, संकेत और बोलचाल की भाषा। इन सब में सबसे ज्यादा प्रभावी है भाषा। भाषा का महत्व सबसे ज्यादा प्रभावी है। हम व्यवहार में भी देखते हैं कि एक नवजात शिशु कैसे स्पर्श की भाषा को बड़ी ही सहजता से समझता है और प्रतिक्रिया भी करता है। बस यहीं से शुरू होती है व्यवहारिक संवाद, जो धीरे धीरे आगे चलकर भाषा में परिवर्तित होकर संचार का माध्यम बनता है। मैं यहाँ कुछ बिंदुओं को रेखांकित करना चाहूंगी। भाषा अभिव्यक्ति की चुनौतियों और संघर्ष, उसका समाधान। पॉइंट नंबर 1, इसका एक ऐतिहासिक प्रमाण यह है कि ये भाषा की चुनौती आज की ही नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि इससे हमारे वैदिक विद्वानों को भी 2-4 होना पड़ा होगा। तभी तो निघंटु रत्नाकर नामक पुस्तक में, जिसमें दैनिक आहार की खाद्य वस्तुओं और कुछ औषध द्रव्यों का विशद वर्णन है, उसमें एक वस्तु का 10 भाषाओं में नाम होना इस बात को इंगित करता है कि वहां भी भाषा की समस्या से 2-4 होना पड़ा होगा। पॉइंट नंबर 2, नई शिक्षा नीति। हमारे भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक शिक्षा को क्षेत्रीय भाषाओं में सीखने पर जोर दिया गया है। पॉइंट नंबर 3, सफल नेतृत्व में भाषाओं का योगदान। एक सफल नेतृत्व के लिए अपने देश के कोने कोने में
बोली जाने वाली भाषाओं का ज्ञान होने से उनकी समस्याओं को समझने में आसानी होती है और समाधान भी सरलता से किया जा सकता है। जैसा कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को 13 से 14 भाषाओं की अच्छी जानकारी थी। वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री जी भी 1 से अधिक भाषाओं को समझते हैं और कभी कभी अपने संवाद में उसका प्रयोग भी करते हैं। पॉइंट नंबर 4, तकनीकी शिक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसका एक ताजा तरीन उदाहरण ये है कि आज हम अपनी भाषा को, अपनी बातों को एक बहुत बड़े समुदाय के साथ पीपीटी के माध्यम तो नहीं हो पाया, लेकिन अपनी बातों को शेयर कर पा रही हूँ इतने बड़े समुदाय के साथ। इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक गूगल ट्रांसलेट का बहुत बड़ा योगदान है। अब तो फॉरेन लैंग्वेज जैसा विषय भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इन सब से अलग एक विषय को मैं यहाँ रखना चाहूंगी कि एक सामान्य भाषा की चुनौतियों को तो हम सबने नोटिस किया, लेकिन एक दिव्यांगता में शिक्षा की चुनौतियां और विशेष भाषा का आविष्कार जो हुआ उस पर मैं फोकस करना चाहूंगी थोड़ा सा। हमने देखा कि कैसे लुई ब्रेल साहब ने अपनी दिव्यांग की समस्या की चुनौतियों को सिर्फ स्वीकारा ही नहीं, बल्कि उसे अवसर में भी बदला। अपने एक सैन्य अधिकारी की प्रेरणा से उसे स्वीकारा ही नहीं, बल्कि उसे अवसर में भी बदला, और जिसे हम आज ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। कहने का तात्पर्य है, मेरा निष्कर्ष ये है कि जीवन में कई संघर्षों का सामना होता रहता है। उन्हीं में से एक है भाषा की समस्या। जिस तरीके से हम अपने जीवन के अन्य समस्याओं का समाधान ढूंढ लेते हैं, ठीक उसी तरीके से भाषा की समस्या को भी अलग अलग स्तर पर समाधान हम ढूंढते रहे हैं और उसे अवसर में भी बदलते रहे हैं, और आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू। और आप सब विद्वान जनों को जिन्होंने हमें सुना, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जिन लोगों ने मुझे सुना, उन सब के लिए आभार। जी बहुत बहुत शुक्रिया मीना जी। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुई। आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल रहें, जुड़ी रहें। स्टूडियो से थोड़ी देर के लिए इसलिए कि आपको अलविदा कहना पड़ेगा, इसलिए कि दूसरे लोगों को जुड़ना है। हमारे पास नेक्स्ट स्पीकर हैं नेहा कौशिक, ये वर्धा से हैं, और इनका उन्वान, इनका टॉपिक है वर्तमान समय में अनुवाद का महत्व और पाठ प्रकार। नेहा कौशिक जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। जी सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा कौशिक है और मैं वर्धा से शोधार्थी हूँ पीएचडी की, और मेरा जो आज का विषय है वर्तमान समय में अनुवाद का महत्व और पाठ प्रकार। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि अनुवाद आज के दौर में बहुत अधिक अपनी पहुंच बना रहा है और हर एक क्षेत्र में उसका अपना एक महत्व है। इसके बिना कोई कार्य जैसे पूरा ही नहीं हो सकता है। तो यह एक जो है प्रक्रिया के तहत होने वाला कार्य है जो स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा की ओर जाता है। स्रोत भाषा के जो पाठक हैं, वह जो पाठ पढ़ के उसका आनंद प्राप्त करते हैं, अनुवादक यह भूमिका निभाता है कि वह पाठ को लक्ष्य भाषा जो अन्य पाठक हैं उनको उस पाठ को पहुंचाता है। तो मैं महत्व जो है इसका यह दर्शाता है कि जैसे देश में जो दो देशों के बीच की जो संबंध है वह अनुवाद पर ही निर्भर रखते हैं। अनुवाद यदि गलत हुआ तो देश में कलह हो सकती है, और यदि अनुवाद ही संबंधों को जोड़ सकता है। साथ ही यह जो है संस्कृति का आदान प्रदान करने का एक बहुत ही उत्तम माध्यम है, और संस्कृति जो है इससे जीवित रहती है, और आदान प्रदान करने के कारण सभी एक दूसरे के अंदर समानताएं देखते हैं। और जो पाठ के जो प्रकार हैं उसके लिए मैं कहना चाहूंगी, यूजीन नायडा पीटर न्यूमार्क की पुस्तक है
पीटर न्यूमार्क ने अ टेक्स्ट बुक ऑफ ट्रांसलेशन में पाठ के प्रकारों का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने योमन जैकबसन और उनके ही बताए गए पाठ प्रकार को ही आगे अनुग्रहित किया है और उन्होंने 6 प्रकार बताए हैं, जिसमें एक्सप्रेसिव फंक्शन, जिसको हम हिंदी में अभिव्यंजक पाठ प्रकार कह सकते हैं। दूसरा इंफॉर्मेटिव फंक्शन, सूचनात्मक पाठ प्रकार। वोकेटिव फंक्शन, वोकेटिव पाठ प्रकार। एस्थेटिक फंक्शन, सौंदर्य परक पाठ प्रकार। फेटिक फंक्शन, फेटिक परक पाठ प्रकार। मेटालिंगुअल फंक्शन, मेटालिंगुअल पाठ प्रकार। अभिव्यंजक पाठ के अंतर्गत जो है साहित्यिक या फिर जो लेखक के जो भाव हैं वह उसमें निखर के आ रहे हैं। इनमें लघु कथाएं, उपन्यास, नाटक आदि सम्मिलित होते हैं। सूचनात्मक पाठ प्रकार के अंतर्गत सूचना संबंधी जो दस्तावेज हैं, कानूनी दस्तावेज हैं, वह सब उपयोग में आते हैं, उनका अनुवादक अनुवाद करते हैं। वोकेटिव पाठ प्रकार के अंतर्गत वोकेटिक पाठ के अंतर्गत जो है इसके अंतर्गत भी जो लेखक की मानसिक स्थिति है और संदेश जो देना चाहते हैं इसके अंतर्गत वह आता है। एस्थेटिक पाठ के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है, जो लेखक रचना रचता है उसका जो है बाजारीकरण करना है, उसे ज्यादा से ज्यादा बेचना है या वह किस पाठक के वर्ग के लिए अनुवाद करा रहा है, यह इसके अंतर्गत आता है। और फेटिक अंतिम जो है मेटालिंगुअल पाठ प्रकार। मेटालिंगुअल होता है कि आप किस तरह से बोले हो रहा है, जैसे किसी ने कहा किस तरह से, हमें बहुत स्वतंत्र विषय बन के सामने आ रहा है, उभर रहा है और इसमें और भी अधिक नेहा जी आप वीडियो ऑफ कर लीजिए ताकि वॉइस आपकी आ सके अच्छे से। शायद उनका डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा अच्छा, और कोई नहीं है पेपर के लिए ना? ये तो आपकी आवाज के लिए अभी अंजल जी, और कोई पेपर नहीं है? अध्यक्षीय भाषण से पहले एक फाइनल डिस्कशन इसमें हो जाए तो अभी कुछ लोग मौजूद है तो जी उस खुसूसी बहस अगर हो जाए तो यहाँ पे दीक्षिता है और भी लोग आएंगे अभी, तो अगर कोई सवाल जवाब आपस में करना चाहते हैं, और दर्शकों से भी निवेदन है कि आप भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारे सर मौजूद हैं, अगर कोई सवाल पूछना हो तो आप तमाम लोग पूछ सकते हैं। जो पेपर प्रेजेंटर है उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो अध्यक्षीय भाषण से पहले हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं, और नहीं तो अध्यक्ष भाषण के बाद इस सत्र को हम समाप्त करेंगे। विराम जी समाप्त, ठीक है। तो ये नेहा शायद कोशिश कर रही है। नेहा आपकी बात पूरी हो गई थी या कुछ और आप बोलना चाहते हैं?
कनेक्टिविटी में दिक्कत होती है, बस यही एक दिक्कत। जी सर। क्या आप कुछ और बात कहना चाहती है या आप बात पूरी? सर मेरा मतलब मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी बीच में। हाँ जी 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 सर, मैंने जो है छह जो पाठ प्रकार जो पीटर न्यूमार्क ने बताए हैं, मैंने उन पर दृष्टि डाली है और महत्व जी बताया है अनुवाद का, कि आज के समय में अनुवाद के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। और जैसे जो हमारे भाग हैं, जैसे हाँ या फिर चौंकना, ये सब भी अनुवाद में किस तरह से अनुवादक काम करते हैं, यह भी महत्वपूर्ण होता है। बाकी मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपने ये मंच मुझे दिया। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी, आपने बहुत खूबसूरत बातें कही। आपने कहा कि अनुवाद देशों को जोड़ता है और सिर्फ देशों को नहीं जोड़ता है, बहुत सारी संस्कृतियों को, बहुत सारे कल्चर्स को आदान प्रदान करने में मदद करता है, एक दूसरे को समझने में और दूसरे देशों से, दूसरे भाषाई लोगों से अपने ताल्लुकात को मजबूत करने में मदद करता है। कुछ और चीजें अगर मतलब कही जाए, हम ये जानते हैं कि ट्रांसलेशन या तर्जमा जो है वो तीन चीजें, उसकी बेसिक तीन चीजें हैं। सर की इजाजत से कि तीन बेसिक चीजें हैं, अगर वो तीन चीजें ना हो तो तर्जमा में कहीं ना कहीं या ट्रांसलेशन में कहीं ना कहीं वो कमी रह जाती है कि कोई भी मैटर या कोई भी चीज अगर हम ट्रांसलेट करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए प्रेमचंद का कोई नॉवेल हो या कोई अफसाना है, शॉर्ट स्टोरी है जैसे कफन है, अगर हम उसका तर्जमा इंग्लिश में या अरबिक में या फ्रेंच में या किसी भी दूसरी जबान में करते हैं, तो ये जरूरी है कि जो उर्दू में उन्होंने लिखा है या जो हिंदी में उन्होंने लिखा है वही खूबसूरती दूसरी जबान में तर्जमा करने वालों के यहाँ हो, तभी वो कामयाब तर्जमा कहा जा सकता है। और उसमें एक और चीज है कि तर्जमा करने वाला पूरे तौर से दयानतदार हो, वो अपने आप को एक क्या कहते हैं उसको तेज, मैंने कहा था कि तर्जमा का जो फन है वो बहुत मुश्किल है और इसमें अच्छे अच्छों के आईने चटक जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है इस सफर में गुजरना। और उसके बाद फिर वही जो शख्स इस सफर को पार कर लेता है, उस कुलसिरात को पार कर लेता है, वही कामयाब तर्जमा निगार बनता है। तो हमाद हैं। मैं ये कह रहा था कि तर्जमा जी, जो ये 2 दिन जो हमारे जो व्यवहारिक अनुवाद पर जो हम लोगों ने जो चर्चा की, इस चर्चा में कुछ चीजें मतलब जो इसमें एक चीज क्लियरली हमें समझ में आई है, ये है कि अगर आपको अनुवाद पर बोलना है और अनुवाद के अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको अनुवाद करना है। अगर आप अनुवाद नहीं करेंगे तो अनुवाद पर आप ना तो बोल सकते हैं और ना ही आपको, ये लोग कहते हैं कि आपको बोलने का हक भी नहीं है उसमें, क्योंकि आपने अनुवाद किया ही नहीं है। और अनुवाद की जो मुश्किलात है, ये किसी के पास 2 डिवाइस खुला है, थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा। मेरी आवाज इको है, आपकी आवाज गूंज रही, लगता है कोई दूसरा डिवाइस भी है हाँ जो चल रहा होगा। किसी के पास 2 डिवाइस खुला होता है, हाँ इसी वजह से आवाज गूंज रही। हाँ तो ये क्या है कि ऐसा तो नहीं कि मेरे पास ही खुला है नहीं ऐसा तो नहीं है। आप लोग थोड़ा सा अपना चेक करें जो भी स्टूडियो में है। तो और जिनके यहाँ कनेक्टिविटी अच्छी है वो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं जी। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारी जो
मतलब अनुवाद जो है, व्यवहारिक अनुवाद की जो चुनौतियां है उसको तभी समझा जा सकता है और उस पर तभी बात की जा सकती है जबकि हमने व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल रूप में हमने ट्रांसलेशन कभी किया हो। तो जैसे अभी मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ कि जैसे प्रकाशन विभाग की तरफ से जो हमारी किताब अनुदित होकर आई है, उस किताब में वो एक पुराना इंग्लिश का टेक्स्ट है, और टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट था जो पुराना है और उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द, इंग्लिश के ऐसे शब्द, ऐसे फ्रेज, ऐसे उसका स्ट्रक्चर ऐसा था जो हिंदी में एग्जैक्टली उसको ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल था। तो हमारे जो सहयोगी ट्रांसलेटर थे उनकी मदद से काफ़ी उसको आसान बनाया गया। तो भाषा पर भी बहुत ज़बरदस्त अधिकार की जरूरत पड़ती है जब भी आप व्यवहारिक अनुवाद करते हैं। तो इस प्रकार अगर देखें कि पिछले 2 दिन में जो हमारे विद्वान जितने भी लोग थे, सबसे इंटरेस्टिंग बात हुई कि सभी लोग व्यवहारिक अनुवाद कर चुके हैं और काफ़ी मात्रा में कर चुके हैं। तो इसीलिए जिन्होंने भी ये कार्यक्रम पिछले 2 दिन से सुना है उनको व्यवहारिक अनुवाद के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो स्टूडियो में अभी कुछ लोग मौजूद हैं, अगर आप लोग कुछ चर्चा करना चाहते, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। चंदना शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? जी सर, मैं बस वर्मा सर से ही एक सवाल करना चाहती थी कि हाँ अगर जी आपकी आवाज आ रही है सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है पूछिए। सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर कोई व्यवहारिक अनुवाद करे, मतलब अनुवाद करते और उसको भाषा के संबंध में समस्या हो तो उसको वो कैसे सुलझाए, विशेष करके जब लिंग की बातें आती है तो उसको कैसे सुलझाए? ये तो विशेषतः ये समस्या हिंदी में जब अनुवाद करने की करते हैं हम लोग, तो हम लोगों के पास ये बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि कैसे जो है लिंग का परिवर्तन करे। ये एक भारी समस्या है। जी गुरुजी मैं इसमें एक चीज बस ये जोड़ना चाहूंगा। जरूर। चंदना जी जो है वो असम से है और हिंदी पढ़ती है, पढ़ाती भी है, और मैं भी असम से हूँ। तो ये जो सवाल है इनका बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि कई बार मैं इतने हिंदी भाषी लोगों के बीच रहता हूँ, कई बार मेरी भी जुबान फिसल जाती है। तो मेरा भी मार्गदर्शन होगा गुरुजी से। मुझे अच्छा तो ये लगा कि इतनी बड़ी गोष्ठी में किसी शोध छात्र ने ये प्रश्न पूछने की हिम्मत की कि समस्या क्या है। और जो डॉक्टर दीवान ने कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह दी उन्होंने इस संदर्भ में कि हम बात कर रहे हैं अनुवाद की व्यवहारिक चुनौतियों पर और हमने अनुवाद कभी किया ही नहीं। अनुवाद किए हुए उसकी चुनौती आपके सामने तो आई ही नहीं, आपने उसको फेस नहीं किया। तो आपका जो पेपर है वो उसी तरह है कि विषय की जो किताबी समझ है वो तो है, लेकिन अनुभव का ज्ञान उसमें नहीं है। इसीलिए वो पेपर जो है वो बहुत कुछ अधकचरे से लगते हैं। तो चंदना जी ने जो पूछा है उसका उत्तर मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब भी अनुवाद की बात आती है तो 2 चीज़ें हैं, एक स्रोत भाषा, एक लक्ष्य भाषा। लक्ष्य भाषा जिसमें आप अनुवाद कर रहे हैं उसमें सबसे अनिवार्य तत्व जो है वो उसकी पठनीयता है। मूल भाषा में लिंग कोई भी हो, आपको उस लिंग को परिवर्तित करना होगा जो लक्ष्य भाषा में है, नहीं तो वो पाठ सुपाठ्य नहीं होगा। तो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण मंत्र है वो ये है कि अनुवाद में जहाँ 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, तथ्य की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की कुशलता। उसमें अभिव्यक्ति कुशलता का तात्पर्य ही ये है कि जो आपने अनुवाद किया है वो पठनीय हो, जो पाठक उसके समझ में आए।
और आप टिप्पणी में दे सकते हैं कि असमिया में इसका ये लिंग है। उसी तरह जैसे कि बांग्ला में, हमारे ख्याल से असमिया में भी, मैं असमिया जानता नहीं हूँ, बांग्ला में वा नहीं होता, बा होता है। तो मेरा जो नाम है विमलेश, उसको विमलेश कहते हैं। और इसका मुझे अनुभव हुआ जब मैं टोरंटो विश्वविद्यालय में पहुंचा, तो वहाँ उसके जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर मतीलाल थे, जो बांग्ला भाषी थे और बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहीं पर मेरा रिजर्वेशन कराया विमलेश कांति के नाम से, लेकिन वो बोलते थे विमलेश कांति, उसके नाम से हुआ। और अंत में वो जो वहाँ महिला थी वो उसको खोज ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वो कह रहे थे वाह और चाहते थे वाह। तो इसी तरह से कोई भी अनुवाद हो, उसमें हमको ये ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो लिंग की अशुद्धि हो, चाहे व्यक्तिगत संज्ञाओं की बात हो, सब जगह हमें उसको जो लक्ष्य भाषा की जो प्रकृति है उसके अनुसार ढालना होगा, तभी वो ठीक होगा। दूसरी बात जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हुई कि दीवान जी ने एक तो महत्वपूर्ण विषय तो रखा ही, जो प्रतिभागिता लोगों ने की वो सारे देश के लोग थे। एक राष्ट्रीय मंच तैयार हो, नहीं तो मैं देखता हूँ ज़्यादातर गोष्ठियाँ जो होती हैं उसमें सिर्फ दिल्ली वाले रहते हैं। इसने जो एक परिवेश दिया वो सारे भारतवर्ष का दिया, और ये इससे सूचित होता है कि सारे देश में अनुवाद के ऊपर काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। लेकिन जो छात्र यहाँ अपना आलेख पढ़ रहे थे, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि आलेख के लिए जब समय 10 ही मिनट है और विषय बहुत बड़ा है, तो ऐसी गोष्ठियों में वो जो सारांश पढ़ा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा जाता है। हाँ, और जो पाठ है, जो लेख है, वो बाद में भेज दिया जाता है जिससे उसका प्रकाशन हो सके। नहीं तो होता क्या है कि पढ़ते समय लेख तो विस्तृत है, निबंध विस्तृत है, समय कम है, तो महत्वपूर्ण बातें छूट भी जाती हैं। कुछ ही अंश आप पढ़ पाए, बाकी छूट गया, तो एक सांगोपांग जो दृष्टि होती है वो नहीं मिल पाती। तो आगे से अपने अनुभव से मैं कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में जहाँ समय की बहुत सीमा होती है और विषय बहुत व्यापक होता है, वहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उसका सारांश पढ़ें। सारांश पढ़ने से जो हम कहना चाहते हैं वो बात लोगों तक पहुँच जाती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि इस गोष्ठी में लेख बहुत अच्छे थे, कल के भी आलेख बहुत अच्छे थे, आज के भी बहुत अच्छे थे, लेकिन विषयांतर बहुत है। हमको ध्यान रखना चाहिए जो विषय दिया गया है उससे संबंधित आलेख हो, नहीं तो वो अलग हटे हुए से प्रतीत होते हैं और जो लोग सुनने वाले हैं उनका ध्यान उस पर नहीं जाता, क्योंकि एक विशेष धारणा से वहाँ एक समस्या को लेकर के सुनने आए हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यावहारिक चुनौतियाँ हैं उसमें जो व्यावहारिक पक्ष है वो बहुत व्यापक है, क्योंकि भाषा के रूप बहुत व्यापक हैं। राजनीति में भाषा, जनसंचार में भाषा, संविधान में भाषा, बैंक की भाषा, साहित्य की भाषा, ये सब प्रयुक्तियाँ हैं भाषा की, और इन सब प्रयुक्तियों से जुड़ी हुई अनुवाद की समस्याएं अलग अलग हैं। तो ये जो विषय की शुरुआत की है डॉक्टर दीवान ने, ये एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण शुरुआत है, और ये ऐसा विषय है जो इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस 1652 वाली भाषाओं में इस देश की जो रक्षा और सुरक्षा है वो अनुवाद पर ही निर्भर है। अनुवाद की प्रासंगिकता आज हमारे लिए सबसे अधिक है, क्योंकि जब तक संवाद नहीं होगा तब तक निष्कर्ष नहीं निकलेंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। तो आवश्यकता है कि इस विषय पर केंद्रित करके अलग अलग उसमें संभव हो तो ऐसी गोष्ठियाँ की जाएं। मैं जानता हूँ कि ये बहुत कठिन कार्य है और ऐसे आयोजक के लिए बहुत कठिन है, लेकिन हर कठिन कार्य जो है वो डॉक्टर दीवान कर सकते हैं, मुझे उन पर विश्वास है। इन शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया और मैं यहाँ आकर के कुछ कह सका। और अंत में मैं अंजर हुसैन जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
उनका जो संचालन है, मैंने बहुत दिनों बाद अच्छी उर्दू सुनी और मुझे उर्दू के साथ एक खास लगाव है, क्योंकि जो हिंदी बहुत परिनिष्ठित है वो जनता से दूर होती जा रही है। हमको ऐसी भाषा का प्रयोग करना है जो आम फहम और ख़ास पसंद हो, जिसको सब लोग समझें, और अनुवाद के संदर्भ में वो बहुत ज़रूरी है कि अगर बहुत ही वो भाषानिष्ठ बहुत ही कठिन है अगर है, तो उसका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता। तो अंजर साहब को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आज उनसे परिचित होने का मौका मिला और उन्होंने बहुत अच्छा शुक्रिया सर, बहुत संचालन, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जाहिद भाई। जी जी, अब ये है कि अब क्या वोट ऑफ थैंक्स के साथ इस सेशन नहीं, को इसलिए समाप्त करें। मैंने तो सोचा था सर, चलिए मतलब आज इस सेमिनार के, इस वेबिनार के तीसरे सेशन का ये इख्तितामी इजलास या इख्तितामी प्रोग्राम है। इख्तिताम पे हम उन तमाम लोगों के शुक्रिया के लिए जिन लोगों ने आज हमें देखा, जिन लोगों ने अपने पेपर्स प्रेजेंट किए, उन तमाम लोगों के शुक्रिया के लिए मैं प्रियंका कुमारी झा को दावत देता हूं कि वोट ऑफ थैंक्स के फराइज को अदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद अंजर जी। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार व्यावहारिक अनुवाद की चुनौतियों के दूसरे दिन में मैं आप सभी विद्वज्जनों और सुधी श्रोताओं का इस आभासी पटल पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज जिन्होंने पेपर प्रस्तुत किया है, मैं उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सर्वप्रथम श्रीमती अलका यतीन्द्र जी ने जो संस्कृत एवं हिंदी के ग्रंथों से छत्तीसगढ़ में अनुवाद करने से जो भी समस्याएं आती है उनको हमें बताया, आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विनीता जी ने काव्य अनुवाद के संदर्भ में राजा लक्ष्मण सिंह के अनुवाद क्रम से हमें अवगत कराया, उनके लिए विनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर चंद्रन शर्मा जी ने व्यावहारिक अनुवाद की चुनौतियों को बहुत अच्छे ढंग से हमें बताया। साथ ही डॉक्टर मंजू पुरी जी ने काव्य अनुवाद महत्व की चुनौतियों को भी हमारे सामने रखा। इन दोनों के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वर्तमान समय में अनुवाद का महत्व और पाठ के प्रकार पर पेपर प्रस्तुत करने के लिए नेहा कौशिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अध्यक्षीय वक्तव्य और मार्गदर्शक करने के लिए वरिष्ठ भाषा वैज्ञानिक विमलेश कांति वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद इसलिए भी कि सर हमारे साथ कल से ही जुड़े हुए हैं और सर समय समय पर हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सत्र के इतने खूबसूरत ढंग से संचालन करने के लिए डॉक्टर एमडी अंजर हुसैन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञात करती हूँ। साथ ही सोच संवाद के अध्यक्ष डॉक्टर जाहिदुल दीवान जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और अनुराधा जी और पूनम सप्रा मैम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सोच संवाद के सभी सदस्यों का और जितने भी आभासी पटल पर शोधार्थी और जो सुधी श्रोतागण है सुन रहे हैं, उन सभी का मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ। और इस कार्यक्रम की जो अगली कड़ी है वह आज शाम 6 बजे होगा। वह अंतिम सत्र रहेगा इस 2 दिवसीय वेबिनार का। उसमें भावना सक्सेना जी, डॉक्टर रवि कुमार जी और डॉक्टर रेखा सेठी जी हमारे साथ जुड़ेंगी। तो आप सभी श्रोताओं सुधी जनों से यह प्रार्थना है कि आप सभी 6 बजे शाम को हमारे साथ जुड़े और हमारे फेसबुक पेज सोच संवाद रिसर्च फोरम के पेज से भी जुड़े और इसको देखें। और काव्य अनुवाद या जो अनुवाद है व्यावहारिक चुनौतियों में जो भी चुनौतियां हैं उन पे चर्चा के लिए आप शामिल हैं। और अपने मन में जो भी प्रश्न हैं अभी तक आप उनको शाम को भी पूछ सकते हैं। तो आप सभी ध्यान से रहे और ध्यान से सुने और शाम को हमारे साथ जरूर जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर इस लाइव स्ट्रीम को अभी यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। और जैसे कि प्रियंका ने बताया कि शाम के 6 बजे हम लोग फिर एक बार वैलिडेटरी सेशन में जुड़ेंगे।
तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहेंगे और जी। और मुलाकात की उम्मीद से आखिर में विदा ले रहे हैं। इस प्रोग्राम के आखिर में बस करते हैं, हाँ यहीं समाप्त किया जाए। ठीक, नमस्कार। 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 शाम का मुझे ईमेल भेज देंगे आप।